देखो फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस का नियम हमने पढ़ा था इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट या फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट पी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इस नियम को हम सत्यापित भी करेंगे। सत्यापित करने के बाद हम इसके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग में पहले इसका सत्यापन देखिए। पहला अनुप्रयोग है इसका अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हम सब जानते हैं, हमें पता भी है, हमने पहले पढ़ा भी है कि अगर किसी तार को अगर हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उस तार के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैलने का मतलब ये है कि तार के हर हिस्से पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। अगर हर हिस्से पर आवेश का मान एक समान है तो हम ये कह सकते हैं कि तार का कोई भी भाग अगर हम लें तो उस भाग पर आवेश हमें इक्वल प्राप्त होगा, अर्थात आवेश का मान क्या रहेगा, निश्चित निर्धारित रहेगा। और निश्चित निर्धारित मान के लिए आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, नियत होगी। तो उस विद्युत क्षेत्र की नियत तीव्रता का मान यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि होने के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करेंगे तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक जो होगा वो उत्पन्न करना पड़ेगा और एक इसकी दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिशा का निर्धारण करते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक वायर है अपने पास। इस वायर को हमने मान लिया कि ये अनंत लंबाई का एक वायर है और उस वायर का एक टुकड़ा हमने लिया है ए बी। अब जब हम इसको क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो गया, इसका अर्थ ये है कि ये आवेश इसके सेंट्रल पार्ट से किसी भी डिस्टेंस पर आप कोई पॉइंट लेके अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो वो निश्चित होगी, नियत होगी। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट की यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, आर है।
अब इस P पॉइंट पर आप इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो नियत आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे अल्पांश लेते हैं, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है या मध्य बिंदु है, वो O से दोनों तरफ दो छोटे छोटे अल्पांश लीजिए और इन छोटे छोटे अल्पांशों की लंबाइयां जो है वो है dl वेक्टर और dl वेक्टर। अब इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, अल्पांश है इसलिए dE का वेक्टर आ जाएगी। इसी तरह है इस अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या आ जाएगी, dE वेक्टर आ जाएगी। अब देखो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशियां जो होती हैं उनकी किसी भी बिंदु पर या किसी एक निश्चित बिंदु पर विद्युत दिशा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक होती है। दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है। अब दो दिशाएं अगर संभव नहीं है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ दो दिशाएं आ रही हैं तो हमें इसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, यानी इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हम बांटेंगे और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बांटने के पश्चात हम यहाँ पे परिणामी तीव्रता जो है उसका मान निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी सदिश राशि किसी क्षैतिज अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही हो, जैसे a कोई सदिश राशि है तो इसके घटक जब हम बनाते हैं तो एक घटक आता है a cos थीटा और एक घटक आता है a sin थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि ये कोण अल्फा है तो इसका सम्मुख ये कोण भी क्या होगा, अल्फा, और नीचे वाला कोण अल्फा है तो इसका सम्मुख ये कोण भी क्या होगा, अल्फा। अब इनका सेंट्रल पार्ट है उसको डिवाइड किया तो अल्फा के बाद ये तो आ गया आपका dE sin अल्फा और ये आ गया आपका dE cos अल्फा। इसी तरह से ये क्या आ गया, dE sin अल्फा और ये आ गया dE cos अल्फा। अब हम जानते हैं कि इसके हर पार्ट पर आवेश का मान क्या है, समान। तो अगर आवेश हर पार्ट पर समान है तो उस स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE होगी वो और इसके साथ जो दूसरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE है इनकी दिशाएं जरूर भिन्न है, लेकिन अगर हम इनका मापांक लें तो मापांक क्या होगा, समान। अगर मापांक समान है तो मापांक समान पर ये कहा जा सकता है कि dE cos अल्फा और dE cos अल्फा बराबर होंगे और dE sin अल्फा और dE sin अल्फा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो ये दोनों जो हैं ये हैं अनुदिश, क्या है, अनुदिश, और ये दोनों जो हैं ये दोनों हैं विपरीत। तो अगर कोई ऐसी सदिश राशि या किसी सदिश राशि के घटक ऐसे हैं जो एक ही बिंदु पर हैं लेकिन विभिन्न दिशाओं में हैं और उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो उस स्थिति में वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परिणामी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें केवल dE cos अल्फा और dE cos अल्फा जो हैं इनके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही है और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो dE cos अल्फा प्लस dE cos अल्फा होगी। इस तरह से हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करते हैं। अब देखो यहाँ पे घटक अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा dE cos अल्फा और dE cos अल्फा क्या है, तल के लंबवत। अगर तल के लंबवत है तो इसका अर्थ ये हुआ कि तल के लंबवत जो घटक है वो इसकी दिशा का निर्धारण कर रहा है। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी, तल के लंबवत। तो इसका रिजल्ट क्या है, अर्थात किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण धारावाही आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अर्थात ये कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि तार का कोई भी सिरा ले लें हम तो दिशा जो है वो हमेशा ही थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर
होगी, क्योंकि तार का पृष्ठ है वो क्या होता है, बेलनाकार होता है। बेलनाकार पृष्ठ के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस प्रकार ये कह सकते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत होगी। अब हम इसका परिणामी निकालते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे धारावाही की बजाय हम क्या लिखेंगे, आवेशी। अब देखो एक चीज हमने निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जो कि हमें पृष्ठ के तल के लंबवत प्राप्त हुई है। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड या इसकी परिणामी तीव्रता है उसका मान। तो देखो पुनः माना किसी तार के चारों ओर एक गाउसिय पृष्ठ इस प्रकार मानते हैं कि तार इसके केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो। अगर केंद्र पर स्थित है तो उस स्थिति में हमें ये सिचुएशन फाइंड होगी, जैसे ये अपना तार ए बी है यहाँ पे, तो इस ए बी तार के साथ ये एक बेलन है, जो गाउसिय पृष्ठ जो है वो इस तरह का बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ है। अब देखो इस तार का ये भाग है, ये प्लस आवेशित है, ये प्लस आवेशित है, क्योंकि हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, वो आज आवेश तार के सारे भाग पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब ये इसकी लंबाई हमने मान ली क्या है, L। अब देखो ये जो है सेंटर O है, तो यहाँ पे मान लिया आपका जो पहले वाला पॉइंट है P, तो ये डिस्टेंस जो है या इसकी त्रिज्या जो है बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की ये हो जाएगी R त्रिज्या का बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ हमने यहाँ पे माना है। अब देखो जब आप किसी भी रेखा पर या तार पर आवेश की बात करते हो, तो रेखा पर आवेश का वितरण रेखीय घनत्व के अनुसार होता है। अर्थात लैम्डा इक्वल टू होता है Q बटे L, या यहां से हम Q निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L, या जाएगा कुल आवेश। इसको मैंने समीकरण दे दिया एक, यानी अगर आप इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मानते हो, तो इस L लंबाई में यानी इतनी दूरी में जो टोटल आवेश है वो लैम्डा L हो जाएगा। अर्थात इस बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ द्वारा जो घेरा गया आवेश है वो क्या आएगा, लैम्डा L आएगा। अब देखो सुविधा के लिए हम इस गाउसिय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब विभाजित करने पर क्या होगा, देखो 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला तो भाग हमने ले लिया, इसको ले लिया S1 पृष्ठ, इसको ले लिया S2 पृष्ठ, इसको ले लिया S3 पृष्ठ। प्रथम भाग S1 पृष्ठ ये कैसा है, वृत्ताकार। द्वितीय भाग S2 पृष्ठ ये कैसा है, बेलनाकार। और तृतीय भाग S3 पृष्ठ ये कैसा है, वृत्ताकार। यानी परिणामी रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 भागों में गाउसिय बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा बेलनाकार और तीसरा वर्ताकार पृष्ठ। अब देखिए इन तीनों भागों पर हम गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम लगाने के लिए अपने पास तीनों पर छोटे छोटे अल्पांश लेने चाहिए हमें। तो अल्पांश ले लिया यहाँ पे ds, इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है दोनों के दोनों क्या है, लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरा
यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो अनुदिश होगी, तो ds वेक्टर और E वेक्टर जो है अनुदिश है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। इसी प्रकार S3 पृष्ठ पर अगर हम बात करें तो ds वेक्टर जो होगा वो लंबवत होगा और E की वेक्टर की दिशा समांतर होगी, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। कहने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों पृष्ठों पर हमने अल्पांश ले लिए और उन अल्पांशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका आकलन कर लिया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन क्या हो जाएगा, अतः फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तब गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखिए फाई इक्वल टू लिखा जा सकता है क्लोज इंटीग्रेशन S1 E ds cos थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 E ds cos थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 E ds cos थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमें पता है, हमने ये सीखा है कि किसी भी गाउसीय पृष्ठ के लिए जो आपके पास वैल्यू है थीटा की पृष्ठ S1 पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा S1 पर E का वेक्टर और ds जो वेक्टर है वो कैसे हैं, लंबवत है, तो लंबवत है तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 90 डिग्री। पृष्ठ S2 पर E का वेक्टर जो है वो समांतर है ds के वेक्टर के, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। और पृष्ठ S3 पर E का वेक्टर लंबवत है ds वेक्टर के, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं अर्थात फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 E ds cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos 0 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 E ds 90 डिग्री। अब हम जानते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कोस के लिए क्या होती है और 90 डिग्री 0 डिग्री के लिए कोस के मान क्या होते हैं। चूंकि कोस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1 और कोस 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0, तो फाई की जो है वो आ जाएगा, पहला आ जाएगा इंटीग्रेशन S1 E ds इंटू में 0 प्लस S2 E ds इंटू में 1 प्लस S3 E ds इंटू में 0। तो ये पद और ये पद दोनों नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दोनों पद खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास फाई ई की वैल्यू आएगी फाई ई इक्वल टू 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 E ds और प्लस 0। हम जानते हैं, हमें पता है कि आवेश जो होता है वो किसी भी चालक की सतह पर क्या होता है, समान होता है, और चालक की सतह पर आवेश समान है, तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। तो आप लिखोगे, हम जानते हैं कि E वेक्टर प्रत्येक बिंदु पर
समान होगा। अब ई वेक्टर प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, इसका मतलब ये है कि फाई ई इक्वल टू आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन एस टू ds। अब देखो आपको याद ये करना है कि एस टू ds का मान क्या होगा, तो चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन एस टू ds इक्वल टू आ जाएगा। अब ये प्रश्न चाहिए हमें बेलनाकार प्रश्न, जैसे इस चौक का सारा बेलनाकार प्रश्न चाहिए, तो बेलनाकार प्रश्न के लिए होता है 2 पाई r और क्रॉस में l, यानी 2 पाई r है। तो आपका फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r l क्रॉस इनटू में आ जाएगा e। इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 2। अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या जाएगा, गाउस के नियम से आ जाएगा फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 आपने पढ़ी थी, समीकरण 1 से हमने सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या निकाला था, लेम्डा एल। तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी लेम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और 3 से, अब हम समीकरण 2 और 3 से ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो दो चीजें हैं, यानी दो हमने समीकरण प्राप्त किए हैं, दोनों के दोनों समीकरण फाई ई के हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना में समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी तो तुलना करो, देखो आ जाएगा ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर लेम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को नीचे ले आओ तो ई बराबर आ जाएगा लेम्डा एल एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। एल से एल है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा लेम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। अब देखो हमें पता है कि जो के होता है, यानी कूलाम कांस्टेंट जो होता है, कूलाम नियतांक जो होता है, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर कूलाम नियतांक में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ई जो है वो आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 लेम्डा आ गया ऊपर और नीचे क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। या फिर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है के, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 2 के लेम्डा बटे में आर। ठीक है, यहां पे देखिए के है वो कांस्टेंट है और लेम्डा जो है वो क्या है, नियतांक है। क्योंकि ये नियत है, ये नियत है, तो आर है ना वो, और ये ऊपर वाले नियत हो गए, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इनवर्सली होगा किसके, आर के। तो अर्थात स्पष्ट है ई प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। अगर ग्राफ स्केच करो तो ग्राफ आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, जहां पे आ जाएगा आपका डिस्टेंस r, और ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में स्केच कर रहे हो तो ऐसा आ जाएगा, और अगर समानुपाती का खींचोगे तो 1/r आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ई वेक्टर। तो ई वेक्टर और 1/r में जो ग्राफ होगा वो आएगा समानुपाती का ग्राफ। यहां से एक बात और सीखने को मिलती है, और वो बात ये है, अर्थात के जो है वो कांस्टेंट है, तो ई जो है अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करेगी किस पर,
केवल आर और लैम्डा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व तथा दूरी r पर निर्भर करती है। That's it.